नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान रत्नाकर भाग 10 में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 10 में मैं आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भाग 9 में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में भली भांति आपको बताया था। यदि आप लोगों में से किसी ने भी भाग 9 नहीं देखा है तो कृपया करके आप हिंदी ज्ञान रत्नाकर का भाग 9 देख लीजिए, ताकि आप लोगों को स्पर्श व्यंजन की जानकारी अच्छी तरह से हो सके। तो आइए भाग 10 में हम अंतस्थ व्यंजन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक रूप से स्वर और व्यंजन के मध्य हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। विद्यार्थियों, इस परिभाषा से दो प्रश्न निकलकर सामने आते हैं। पहला प्रश्न यही है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण पारंपरिक रूप से स्वर और व्यंजन के मध्य हो क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा प्रश्न यह है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 4। प्रिय विद्यार्थी, यह भी ध्यान दीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन को यड़ व्यंजन, अर्धस्वर तथा ईषत व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन के 3 अन्य नामों को भी आप याद कर लीजिएगा, यड़ व्यंजन, अर्धस्वर तथा ईषत व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले चारों वर्णों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो य का वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम इसका उच्चारण स्थान पता करते हैं। तो य का उच्चारण स्थान तालु है, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु के पास जाती है। तालु को स्पर्श नहीं करती, तालु के पास जाती है। और तालु कहाँ है? ऊपर वाले दांत के ऊपर का जो कठोर हिस्सा है उसी को हम तालु कहते हैं। तो यह का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु के पास जाती है, इसलिए यह का उच्चारण स्थान तालु है। अब जबकि यह का उच्चारण स्थान तालु है तो इसका ध्वनि नाम तालव्य हुआ। विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि किसी भी वर्णों का ध्वनि नाम उसके उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसका ध्वनि नाम तालव्य हुआ। अब आते हैं र। र का उच्चारण स्थान मसूड़ा है, यानी जब हम र का उच्चारण करते हैं तो र का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मसूड़ा के पास जाती है। अब मसूड़ा कहाँ है? तालु के नीचे वाला हिस्सा, मांस का हिस्सा जो है वही मसूड़ा है, वहीं से हमारी दांत निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तो मसूड़ा को वत्स भी कहा जाता है, इसलिए र का उच्चारण स्थान वत्सर्य हुआ। इसी तरह ल का उच्चारण स्थान मसूड़ा है, इसलिए इसका भी ध्वनि नाम वत्सर्य हुआ। अब आते हैं व की ओर। व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हम जब व का उच्चारण करते हैं तो व का उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओठ संकुचित हो मात्रा में हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और गोल होकर तब खुलते हैं। व ध्यान दीजिएगा, तो व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसका ध्वनि नाम ओष्ठ हुआ। अब आते हैं इन चारों वर्णों के बारे में पता करते हैं कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है। यदि आप अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप भली भांति देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व इन चारों वर्णों का जो प्राण है ये चारों वर्ण अल्प प्राण हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं या इनकी अंग्रेजी लिखकर देख सकते हैं कि इनके लिखने में हर जगह ए आएगा, कहीं भी एच नहीं आएगा, इसलिए चारों के चारों वर्ण अल्प प्राण हैं। घोष में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि चारों वर्ण सघोष हैं, इनमें से कोई भी वर्ण अघोष नहीं है, चारों वर्ण सघोष है। अब थोड़ा वर्णों के बारे में अलग से जानकारी हम प्राप्त करते हैं।
ध्यान दीजिएगा र। र को अन्य नामों से भी जाना जाता है। र को विशिष्ट वर्ण, प्रकंपित ध्वनियां, कंपनजात ध्वनि, लुंठित, लोड़ित और जीवोत्कंपी ध्वनि भी कहा जाता है। अब र को विशिष्ट वर्ण क्यों कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, हम केवल र को एक ही तरह से जानते हैं, लेकिन र 4 प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अभी कुछ देर बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि र 4 प्रकार से कैसे लिखा जाता है। प्रकंपित, कंपनजात और जीवोत्कंपी का अर्थ है जीभ में कंपन होना। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारे जीभ में कंपन होता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। र र का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ में कम से कम 7 बार कंपन हो रहा है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कम से कम 7 बार तो हमारी जीभ में कंपन होती है। इसलिए र को प्रकंपित, कंपनजात और जीवोत्कंपी कहा जाता है। र को लुंठित और लोढ़ित लोढ़ित भी कहा जाता है। लुंठित और लोढ़ित का अर्थ होता है लुढ़कना। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कंपन करने के साथ साथ नीचे लुढ़कती भी है, इसलिए र को लुंठित या लोढ़ित भी कहा जाता है। और इधर इधर ध्यान दीजिएगा, ल को पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। पार्श्विक शब्द पार्श्व से बना हुआ है। पार्श्व में एक वृद्धिकरण प्रत्यय लगकर पार्श्विक बना हुआ है। ल को पार्श्विक क्यों कहा जाता है यह मैं समझाता हूँ। जब मैं ल का उच्चारण करता हूँ या जब हम लोग ल का उच्चारण करते हैं तो ल का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा जीभ के पार्श्व भाग मतलब दोनों किनारों से निकल जाती है, इसलिए ल को पार्श्विक कहा जाता है। अब र को विशिष्ट वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बताया था कि र को हम 4 प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 4 प्रकार से, यह ध्यान दीजिएगा। एक तो हम इस तरह से जानते हैं, एक इस तरह र हो गया, एक इस तरह र हो गया और एक इस तरह र हो गया। अब कैसे हम ये र, ये र, ये र, ये आधा है कि पूरा है? ये र का कौन सा प्रतीक रूप है, इसी को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो यह र तो पूरा है, आप समझ जाइएगा। यह र जो है यह भी पूरा है। अब कहाँ इसका प्रयोग होता है अभी हम आपको बताएंगे। यह र जो है यह भी पूरा है, इसका भी प्रयोग कहाँ होता है अभी हम बताते हैं। यह आपका अर्ध र है और यह कहाँ लगता है? व्यंजन के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर। इस प्रकार शिरोरेखा के नीचे मतलब किसी व्यंजन के पैर के नीचे और व्यंजन के सिर के ऊपर लगने के कारण र को 2 भागों में बांटा गया। पहली बात तो याद रखिएगा, इन तीनों को रेफ कहा जाता है। रेफ, इन तीनों को रेफ कहा जाता है, मतलब र के प्रतीक चिन्ह को ही रेफ कहा जाता है। रेफ 2 प्रकार के होते हैं, अधोरेफ और ऊर्ध्वरेफ। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अधोरेफ और ऊर्ध्वरेफ। अब अधोरेफ क्या है? व्यंजन के पैर के नीचे या पैर के पास लगने वाले रेफ को अधोरेफ कहा जाता है। ये 2 है, एक ये है, एक ये है। आप देखे होंगे जब भी बहुत सारे शब्द लिखे होंगे, ट्रक लिखे होंगे, प्रेम लिखे होंगे, क्रम लिखे होंगे, तो देखे होंगे कि ट्रक, प्रेम, क्रम, राष्ट्र, इन सारे शब्दों में आपको इसी प्रकार के रेफ मिले होंगे। लेकिन कहाँ किसका प्रयोग होगा अभी हम बताते हैं। ये जो रेफ है यह ऊर्ध्व रेफ है, यह ऊपर लगता है और यह अर्ध र है, यह पूरा नहीं है, यह अर्ध है। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व रेफ मतलब अधोरेफ की ओर आते हैं, ऊर्ध्व रेफ नहीं अधोरेफ की ओर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, पाई के आधार पर अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, एक
पाई वाले अक्षर और एक बिना पाई वाले अक्षर। अब पाई वाला अक्षर कौन है और बिना पाई वाला अक्षर कौन है, समझिए इसको। यह आपका जो है जैसे क, ये पाई लगा हुआ है, पाई वाला अक्षर है। यह आपका ख, ये पाई वाला अक्षर है। अब बिना पाई वाला अक्षर कौन है, ये ध्यान दीजिए। छ, इसमें कोई पाई नहीं है। ट, ठ, ड, ढ, ह, देख रहे हैं कि इनमें कोई पाई नहीं है, जबकि क, ख, ग, घ, च, ज, झ, यहाँ आपको एक पाई जरूर मिलेगी। तो पाई के आधार पर और बिना पाई के आधार पर अक्षर दो प्रकार के होते हैं, पाई वाले अक्षर और बिना पाई वाले अक्षर। अब ये जो र है आपका, ये वाला अधोरेफ, यह हमेशा पाई वाले अक्षर के साथ लगकर आता है, और यह जो आपका रेफ है अधोरेफ, यह बिना पाई वाले अक्षर के साथ लगकर आता है। अब कैसे लगता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बोल रहे हैं क्रम, तो लिखते समय तो हमें क पूरा ही दिखाई देता है, और इसको नीचे जो रेफ लगता है र, वह आधा दिखाई देता है। लेकिन उच्चारण यदि आप करेंगे तो क आधे रूप में है और र पूरे रूप में है। तो अगर र के पहले पाई वाला अक्षर आधे रूप में आता है, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण करते समय र के पहले पाई वाला अक्षर आधे रूप में आता है, तो लिखते समय वह पाई वाला अक्षर पूरा लिखा जाता है, और र जो कि पूरा होता है, इस अधोरेफ के रूप में उसी पाई वाले अक्षर के नीचे लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में यह देखिए क्रम, और ये हो गया प्रेम। देखने में तो क और प पूरा दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में क और प ये आधे हैं, अर्ध रूप में है, और र पूर्ण रूप में है। अब इसी तरह ये जो अधोरेफ है, यह बिना पाई वाले अक्षर के नीचे लगता है। अगर बिना पाई वाले अक्षर के बाद र पूरे रूप में आता है और बिना पाई वाला अक्षर आधे रूप में आता है, तो वहां पर भी वही स्थिति होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं ट्रक, तो ट्रक का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ट का उच्चारण आधे रूप में हो रहा है और र पूरे रूप में हो रहा है। लेकिन जब लिखेंगे तो ट को हम पूरा लिखेंगे और र को इस तरह लिखेंगे। देखने में तो ट पूरा है, र आधा है, लेकिन वास्तव में ट आधा है, र पूरा है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि यह जो तिरछा वाला अधोरेफ है, यह बिना पाई वाले अक्षर के नीचे लगता है, और यह जो अधोरेफ है दूसरा वाला, यह बिना पाई वाले अक्षर के नीचे लगता है। अब आते हैं यह ऊर्ध्वरेफ, जो अक्षर के ऊपर शिरोरेखा पर लगता है। यह आधा है। यदि उच्चारण करते समय शब्द के बीच में र आधे रूप में आता है, तो वही आधा र ऊर्ध्वरेफ के रूप में आने वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। उदाहरण के रूप में धर्म, जब हम धर्म का उच्चारण कर रहे हैं तो ध का उच्चारण पूरे रूप में हुआ, र का उच्चारण आधे रूप में हुआ, और म का उच्चारण पूरे रूप में हुआ। तो आप देखेंगे कि ध और म के बीच में र का उच्चारण आधे रूप में हुआ है, तो लिखते समय यही आधा र आने वाले अक्षर मतलब म के ऊपर रेफ के रूप में लग जाएगा। इसी तरह देखिए धर्म हो गया, आपका कर्म हो गया, और ये मर्म हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, अपनी इसी विशेषता के कारण र को विशिष्ट वर्ण कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
अगले भाग में मैं आप लोगों को उष्म व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने विचार लिखकर हमें भेजिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।